नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर मैं कर रहा हूं केरल से। जी हां, अपने दर्शकों को बता दूं, केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने लगातार कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन ऐसे में जो खबर सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। आपको बता दूं, खबर यह है कि चुनाव से पहले इस बात की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। केरल चुनाव बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, केरल चुनाव में बीजेपी की हार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केरल के वायनाड से सांसद है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रभुत्व केरल में माना जा रहा है। आपको बता दूं कि केरल की जो सीटें हैं, वहां पर जो केरल की सीटों की स्थितियों की देखिए, अगर मैं बात करूं तो केरल की सीटें अपने आप में बहुत अलग हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जा रहा है, तो जो चुनावी स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। और चुनाव जीतने के लिए बाकायदा जो राहुल गांधी ने उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी जो है वो केरल के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौंकाने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है, राहुल गांधी ना सिर्फ केरल के लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, बल्कि केरल के जो बच्चे हैं, वहां के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे, उनका भी खास ख्याल रख रहे हैं। उनके साथ भी बाकायदा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको बता दूं, मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि ईस्टर के मौके पर राहुल गांधी ने बच्चों के साथ एक लंच पार्टी की और बकायदा इसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई, वो भी वीडियो कॉलिंग के जरिए। जी हां, राहुल गांधी ने जब बच्चों के साथ लंच पार्टी की तो बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आए। और अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी के साथ वीडियो कॉलिंग पर जब इन बच्चों ने बात की तो साफ पता चलता है कि किस तरह से अब जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें, देश में चुनावी माहौल देखिए शुरू हो चुका है और ज्यादातर राज्यों की मैं बात करूं तो वहां पर बीजेपी के जीतने की संभावना बहुत कम है। देखिए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से जो राज्य हैं वहां पर जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से जो वोटर्स है वो अब की बार अपना जो मूड है वो बदलते नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए माफ कीजिएगा, देखिए अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। असम में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। वो कैसे, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। दरअसल असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बदरुद्दीन से होना, यानी पूरा मुस्लिम वोट अब कांग्रेस पार्टी की तरफ आएगा। और उसके अलावा अन्य वोटर्स की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी ने असम चुनाव के समय जिस तरह से माहौल बनाया और वहां के वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तमिलनाडु भी चलते हैं और तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है इस वक्त बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में बनती हुई नजर आ रही है और राहुल और प्रियंका तो लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब बीजेपी का हाल बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी क्या रणनीतियां अपना रही है और चुनाव जीतने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल अब बीजेपी कर रही है। सबसे बड़ी बात अगर हम बंगाल से शुरुआत करते हैं तो पश्चिम बंगाल चुनाव में हालांकि बीजेपी ने अपनी खूब ताकत तो लगाई और बीजेपी ने अपने धुरंधर नेताओं को यहां उतारा भी और जमकर रैलियां भी की। लेकिन अगर बात की जाए तो वो रैलियां ममता बनर्जी पर भारी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बंगाल में जो माहौल बदला है ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद, इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी का जो फैक्टर है, ममता बनर्जी की जो रणनीतियां वो लगातार कामयाब होती हुई नजर भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि बंगाल की जनता अब की बार ममता के साथ इसलिए भी खड़ी होती नजर आ रही है क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेली महिला मुख्यमंत्री है और जिस तरह से राजनीति में वो डटी हुई है, चुनावी मैदान में डटी हुई है और लगातार वो बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को टक्कर दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज लगा दी। देखिए ना, कौन कौन था स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और किस किसको नहीं बीजेपी ने बंगाल में उतारा। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और खुद पीएम मोदी। यानी कि एक अकेली महिला मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए बीजेपी के इन बड़े दिग्गज नेताओं को उतरना पड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी से बीजेपी डरी हुई है और तभी यही वजह है कि बीजेपी ने अपने एक से एक दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा।
लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं, बंगाल चुनाव में अब की बार बहुत बड़ा जो है फायदा ममता बनर्जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैं केरल की बात कर रहा था, और केरल में राहुल और प्रियंका की जो लगातार कोशिशें चल रही हैं, और राहुल प्रियंका जिस तरह से जो चुनाव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर राहुल प्रियंका लगातार चुनाव जीतने के लिए लोगों से जुड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ राहुल गांधी का लंच पार्टी करना, वुमेन्स कॉलेज में जाना, वहां पर महिलाओं को सेफ्टी सिखाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना, कांग्रेस पार्टी की नई रणनीतियां जमीनी स्तर पर उतरकर आम मुद्दों को उठाना और चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करना, यह सब बताता है कि कांग्रेस पार्टी अब बदल रही है, और बदलाव हो रहा है राहुल और प्रियंका की वजह से। जी हां, पहले देखिए ना, जब चुनाव होते थे तो केवल सोनिया गांधी चुनावी मैदान में नजर आती थी, और कांग्रेस पार्टी की जो रैलियां हुआ करती थी, उस रैली में केवल कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद होते थे। और अगर बात की जाए तो उन रैलियों में आज की रैलियों में बहुत फर्क है। उस समय लगातार कांग्रेस पार्टी की एक फौज हुआ करती थी, लेकिन आज केवल और राहुल और प्रियंका ही हैं जो अकेले 100 पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल और प्रियंका जिस तरह से बीजेपी के धुरंधर नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी को डर लग रहा है बंगाल में ममता दीदी से, डर लग रहा है असम में कांग्रेस पार्टी से, केरल में असम पार्टी से, और तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी से डर लग रहा है। यानी कि भले ही बीजेपी दावे पे दावे कर रही है कि वो असम में भी चुनाव जीतेगी, बंगाल में भी चुनाव जीतेगी, तमिलनाडु में भी चुनाव जीतेगी, लेकिन सच्चाई क्या है अब आप ये भी जानिए। सच्चाई आती है जमीनी स्तर से, और जमीन की स्थिति क्या कहती है? जमीनी स्थिति ये कहती है कि अब बीजेपी जो जुमलेबाजी कर रही है, जिस तरह से अभी तक देखने को मिला, केवल और केवल बीजेपी ने जुमलेबाजी की, और केवल जो लोगों को बहकाने की कोशिश की, युवाओं को बहकाया गया, बेरोजगार लोगों को बहकाया गया, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया गया। आज अगर देखा जाए तो आंकड़े हमारे देश में रोजगार के क्या हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। महिला सुरक्षा कितनी हो रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और बीजेपी सरकार में खास तौर पर क्या महिलाओं की स्थिति और किस तरह से महिलाओं को लेकर सरकार काम कर रही है, ये भी सारी जनता जानती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी का, किसान आंदोलन का, और ये निजी सेक्टर के हवाले जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, ये भी जनता समझती है। भले ही जनता की आवाज को आज दबा दिया गया है, भले ही लोकतंत्र में आज लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोग फिर भी अपनी आवाज को दबा नहीं पाते, और लोग अपनी बात बोले बिना रह भी नहीं पाते। लेकिन सवाल पहले जो था वो आज भी है कि क्या वाकई में इसे ही लोकतंत्र कहा जाएगा, और क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अब लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लोकतंत्र जो है वो इसे ही कहते हैं? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के अधिकार, लोगों को बोलने की आजादी, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी। लेकिन शायद लगता है कि आज लोकतंत्र में लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। आज सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तभी तो देखिए ना, किसान जब आवाज उठाता है तो सरकार उनकी आवाज को दबाती है। बेरोजगार जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, बेरोजगार जब अपने हक की बात करता है, तो सरकार उसकी आवाज को दबाती है। जब महंगाई को लेकर आम जनता बात करती है तो सरकार उसकी आवाज को दबाती है, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जब जनता बात करती है तो उसकी भी आवाज को दबाया जाता है। यानी कि केवल और केवल आप सरकार की अच्छाइयों पर बात कीजिए, केवल और केवल आप सरकार का गुणगान करिए तो सरकार भी खुश रहेगी। अगर आप सरकार के नीतियों के बारे में बात करेंगे, अगर आप महंगाई के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, किसानों के बारे में बात करेंगे, तो सरकार नाराज होगी और सरकार एक्शन भी लेगी। तो शायद ये तो लोकतंत्र नहीं है, और हमारे देश का लोकतंत्र तो पहले अलग था। आज इस तरह से लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी होता हुआ नजर आ रहा है, ये जनता देख रही है, और जनता ये समझ भी रही है कि किस तरह से आज ना सिर्फ जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार छुपा लेती है और जनता तक पहुंचने नहीं देती। तो शायद अगर बात की जाए तो जनता अब समझ रही है, और जनता बदलाव चाह रही है। अब जनता किसी विशेष चीजों में फंसकर नहीं रहना चाहती। आज जनता विकास की बात कर रही है। आज जनता अगर बात कर रही है तो रोजगार की, युवा बात कर रहे हैं रोजगार की, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल
जिस तरह से अब जनता का बदलाव हो रहा है, जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आज जनता बदलाव की मूड में। जी हाँ, देखिए दरअसल ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि जनता का क्या मूड है और जनता क्यों आखिरकार अब अपना बदलाव कर रही है, जनता क्यों बीजेपी को छोड़कर दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जनता को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और जनता को बाकायदा हम जो हिसाब जो है एक अलग तरीके से समझाते हैं ताकि जनता को भी पता चल सके कि किस तरह से सरकार आज हावी होती जा रही है जनता पर। यानी कि जिस तरह से राहुल गांधी की मैं बात करता हूं, बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा जो अमेरिका के जो प्रमुख हैं उनसे जो बात की और जो उन्होंने लोकतंत्र को लेकर बात की, साफ तौर पर इसका मतलब देखने को मिल रहा है कि क्या वाकई में अब लोकतंत्र खतरे में है, क्या वाकई में अब लोकतंत्र जो है वो एक नाम मात्र का रह गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्थितियां आज बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही हैं। और क्या स्थितियां आगे बनेंगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव से जुड़ी हर कवरेज, हर जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और क्या स्थितियां चुनाव में बन रही है ये भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।